हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी से एक और नया चैप्टर, जो है हमारा चैप्टर नंबर 8। ऑलरेडी 7 चैप्टर्स के वन शॉट आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो है हमारा जर्नल एंट्री। और ये जर्नल एंट्री का एक वन शॉट वीडियो है। आज की क्लास के अंदर पूरी जर्नल एंट्री मैं आपके लिए खत्म करवाने वाला हूं। टोटल जितने भी टाइप की एंट्रीज होती हैं, हर टाइप की एंट्री मैंने आज की क्लास के अंदर कवर किया हुआ है। मैं विद रूल और विदाउट रूल दोनों तरीके से आज आपको जर्नल एंट्री बताने वाला हूं। आप किसी भी लेवल की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, चाहे आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, फर्दर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, या फिर अकाउंटिंग फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हो, आपके लिए जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्री नहीं आती तो उसने अकाउंट्स के अंदर कुछ भी नहीं सीखा है। सबसे पहले प्राइमरी जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो वो जर्नल एंट्री की फॉर्म में ही रिकॉर्ड करते हैं। इवन कई बार हम जब जॉब वगैरह के लिए भी जाते हैं और इंटरव्यू होता है तो वहां भी जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस ही पुटअप किए जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि एक अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए जर्नल एंट्री कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आइए, आज मैं आपको जर्नल एंट्री करने के बहुत ही सिंपल से तरीके बताऊंगा जिससे आप कोई भी जर्नल एंट्री इजीली बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा मिड टर्म का एग्जाम हो चाहे फाइनल टर्म का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मतलब जर्नल का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी कभी मिस नहीं होता है। और ग्रेजुएशन लेवल पर भी जब आप जाते हो, वहां जहां भी मतलब जर्नल एंट्री का चैप्टर आपसे टकराएगा, वहां समझ लो एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए आइए इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री के अंदर थोड़ी सी थ्योरी है जो मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं। वैसे एग्जाम के अंदर जो थ्योरी होती है जर्नल एंट्री को इररिलेवेंट है, वैसे आती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है? कहता है जर्नल इज अ बुक इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जर्नल की फॉर्म में हम ट्रांजेक्शन को डेट वाइज या सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे 1 अप्रैल की सारी एंट्री पहले होंगी, 2 अप्रैल की उसके बाद होंगी, 3 अप्रैल की उसके बाद होंगी। ऐसा नहीं है कि भाई 1 अप्रैल से पहले हमने 5 अप्रैल की एंट्रियां पहले लिख दी, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम ट्रांजेक्शन को जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम जर्नल कहते हैं। टर्म यूज इन जर्नल, सबसे पहले आता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है? बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो मनी फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है या जो मनी से रिलेटेड होती है, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, ये सब। एक आता है इसमें डेबिट। हम जब भी जर्नल एंट्री करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन को 2 एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट की फॉर्म में और क्रेडिट की फॉर्म में। आगे हम जाएंगे, अभी समझेंगे भी। फिर आता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ जर्नल। जर्नल एंट्री के अंदर डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन में जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो डेट जरूर मेंशन करते हैं, पर्टिकुलर जिसके अंदर हम सारी चीजें जो भी अकाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसे हमने सेल करा राम को तो सेल अकाउंट इन्वॉल्व है, राम अकाउंट इन्वॉल्व है, तो हम दोनों को लिखते हैं। उसके बाद अमाउंट भी लिखा जाता है जर्नल एंट्री में। और एक होता है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि जो हमने जर्नल एंट्री करी है उसके बारे में लिखना, यानी कि उसकी जानकारी लिखना कि ये जर्नल एंट्री किस चीज की है, कौन से ट्रांजेक्शन की है, मतलब उसकी ट्रांजेक्शन को लिखना ही नरेशन कहलाता है। अब आते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में क्या क्या आता है? सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। अगर डेट मेंशन ना हो तो हम सीरियल नंबर लिख सकते हैं। पर्टिकुलर इसमें जो जो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं वो लिखना होता है हमें। उसके बाद लेजर फॉलियो की जो भी जर्नल है उसका लेजर नंबर क्या है। उसके बाद डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ये होता है हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। क्लियर होता है? उसके बाद आ जाता है हमारा फंक्शंस ऑफ जर्नल। भाई जर्नल क्यों किया जाता है, इसका क्या क्या काम है? इससे हम ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। हेल्प इन एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन, इससे हम अपनी ट्रांजेक्शन को एनालिसिस कर पाते हैं। विच अकाउंट इज डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्री से ही हमें पता चलता है कि हमें कौन सी ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है और कौन सी ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना है। प्रोवाइड द कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड, जर्नल एंट्री के अंदर जब भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारे लिए और फर्म के लिए एक परमानेंट और कंप्लीट रिकॉर्ड बन जाता है। और जर्नल एंट्री की मदद से ही फिर हम फर्दर लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं, जो कि हमारा अगला चैप्टर भी। फीचर्स ऑफ जर्नल कहता है ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, डेट ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन को। ईच ट्रांजेक्शन इज एनालाइज्ड बिफोर रिकॉर्डिंग, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने से पहले हम क्या करते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं कि यह डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं।
फिर कहता है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट आर शो, दोनों एस्पेक्ट इसमें शो किया जाता है। नरेशन भी क्लियर और अंडरस्टैंडिंग मोड में लिखा जाता है कि ये जो हमने जर्नल एंट्री करी है ये कौन सी ट्रांजेक्शन की है। इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री को फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, इसे प्राइमरी बुक भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। एडवांटेज ऑफ जर्नल पे आ जाते हैं। रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर, जब भी हम ट्रांजेक्शन को पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं फिर लेजर बनाते हैं फिर ट्रायल बैलेंस, इससे गलतियों की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी कम हो जाती है। मेक अकाउंटिंग इजी एंड सिस्टमैटिक, इससे हमारी अकाउंट इजी हो जाती है और सिस्टमैटिक हो जाती है, फुल डिटेल आ जाता है ट्रांजेक्शन का। इट हेल्प इन द फ्यूचर रेफरेंसेस, फ्यूचर में हमारे को ये मदद करता है जब भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह चेक करते हैं। यूजफुल फॉर चेकिंग एंड ऑडिटिंग, जब ऑडिटिंग टीम आती है, ऑडिटिंग टीम होती है जो बुक्स वगैरह को चेक करने के लिए आती है, जैसे आपने पूरे साल जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया तो उसे चार्टेड अकाउंटेंट की टीम होती है जो चेक करती है आपने सही बनाया भी या नहीं, तो उसको भी जर्नल एंट्री काफी हेल्प करती है। कुछ लिमिटेशंस हैं जर्नल एंट्री की। लार्ज बिजनेस, अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा जर्नल एंट्रीज करनी पड़ जाती है, ठीक है, जो कि एक बड़ी दिक्कत है। रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फाइनल प्रॉफिट और लॉस इससे पता नहीं चलता, सिर्फ जर्नल एंट्री करके आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलता, जबकि इसमें इतनी मेहनत भी लग जाती है। इसके बाद भी आपको लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये है हमारी जर्नल एंट्री की कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी। वैसे एग्जाम के अंदर थ्योरीज ज्यादा इसकी पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब हम जर्नल एंट्री में थोड़े से रूल को समझ लेते हैं कि क्या क्या रूल है। वैसे मैं आपको बिना रूल के ही जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा आज, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा रूल तो पता ही होना चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर। ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल क्या कहता है, मैंने आपको बताया भी था जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, जिन लोगों से पैसे लेने हैं उनको डेबिट करो, इसीलिए हम डेटर को डेबिट करते हैं क्योंकि डेटर से हमें पैसे लेने होते हैं, और जिन लोगों को पैसे देने हैं उनको क्रेडिट करो, इसीलिए हम क्रेडिटर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रियल के अंदर सारे असेट्स होते हैं, जो भी असेट्स आपके पास आ रहा है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, जो भी असेट्स आपके पास आ रहा है उसे डेबिट करो, और जो असेट्स आपके पास से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। लाइक आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को डेबिट करो, मशीनरी खरीदी, मशीनरी को डेबिट करो, बिल्डिंग खरीदी, उनको डेबिट करो, अगर इनकी वैल्यू बढ़ रही है तो भी इन्हें डेबिट करो, और अगर आपने इन सबको बेचा है, इनकी वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट करो, ठीक है। तो रियल अकाउंट जो होता है वो असेट्स के ऊपर लग जाता है, इसीलिए जब कैश आता है तो हम डेबिट करते हैं और कैश जाता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कैश भी एक असेट्स का पार्ट है। फिर आता है नॉमिनल, जो एक्सपेंस लॉसेस वगैरह के ऊपर लगता है, कहता है एक्सपेंस और लॉसेस को हमें क्या करना है, डेबिट करना है, और इनकम और प्रॉफिट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसीलिए जब सेल की इनकम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और जैसे सैलरी एक्सपेंसेस है, वेजेस का एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस होता है या लॉस होता है तो उसको हम डेबिट कहते हैं। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच से हमारा रूल है। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन आर क्रेडिट। अब आ जाते हैं हम लोग मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री का रूल क्या है। मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री का रूल कहता है असेट्स का और इसके अलावा एक्सपेंस का, इन दोनों का जो रूल है वो बिल्कुल सेम होता है। अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। चेक करो यहाँ पे, इंक्रीज में डेबिट और डिक्रीज में क्रेडिट, ठीक है। बाकी लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, इन तीनों का रूल एक जैसा होता है, इंक्रीज होने पर क्रेडिट और डिक्रीज होने पर डेबिट। ये रूल्स भी हमें थोड़े बहुत ध्यान रखने चाहिए जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है कोई हमसे पूछ ले कि बता भाई इसके अंदर क्या रूल लग रहा है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम जर्नल एंट्री का टाइप 1 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारी सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री में मैं आपको 3 टाइप यहां पर बताने वाला हूं। परचेज की सारी एंट्री क्लियर करने वाला हूं, सेल की और कैश और बैंक की। मैं कह रहा हूं 90% जो हमारी जर्नल एंट्री होती है वो इन्हीं तीनों कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, 90%। बाकी जो 10% है वो हम आगे की कैटेगरीज में समझ लेंगे। टोटल 5 से 6 टाइप की कैटेगरी समझनी है, पूरा जर्नल एंट्री हमारा खत्म हो जाएगा। मगर 90% जर्नल एंट्री इन्हीं कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो 90% जर्नल एंट्री वैसे ही खत्म हो जाती है। क्या देखो, जब भी हम परचेज करते हैं तो या तो हम गुड्स परचेज करेंगे या फिर हम असेट्स। देखो, जिस चीज में हम डील करते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं, उसके अलावा बाकी जितनी चीजें होंगी हम उसे असेट्स कहेंगे। जैसे कि मान लो अगर मैं कपड़ों में डील करता हूं, मैं शर्ट खरीद के लाया, पैंट खरीद के लाया, टी शर्ट खरीद के लाया, ये है मेरे लिए गुड्स,
ठीक है। लेकिन मुझे अपनी दुकान के अंदर लाइट भी तो खरीद के लाना होगा, मुझे अपनी दुकान के अंदर एसी खरीद के लाना होगा, मुझे अपनी दुकान के अंदर कुछ फर्नीचर खरीद के लाना होगा, तो ये सब है मेरे लिए असेट्स। इवन मैं अपनी दुकान के लिए अगर एक बिल्डिंग खरीदता हूं तो वो भी मेरे लिए असेट्स है। हालांकि गुड्स भी असेट्स होता है, लेकिन हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स और असेट्स को भी अलग अलग करके समझते हैं। देखो, अगर मैं गुड्स खरीदता हूं तो गुड्स खरीदने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है परचेज, लेकिन अगर हम असेट्स खरीदते हैं तो हम उसको नाम से बोलते हैं। क्लियर? अगर मैंने गुड्स खरीदा कैश या बैंक में तो एंट्री हो जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर है? अगर मैंने पेमेंट कैश से दिया तो कैश हो जाएगा क्रेडिट में, और बैंक से दिया तो बैंक। अगर हम रूल के हिसाब से समझे तो परचेज हमारे लिए खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, और कैश हमारे लिए असेट्स है, और असेट्स कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गया? रूल के हिसाब से ये हो गया। अब आते हैं क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर कैश और बैंक की जगह उस इंसान का नाम आ जाएगा। लाइक राम से खरीद रहे हैं तो राम, मोहन से मोहन, सोहन है तो सोहन, अगर किसी फर्म का नाम है तो फर्म का नाम। कई बार ऐसा होता है कि हम खरीदा हुआ सामान वापस कर देते हैं, हम सामान खरीद के लाए और हमने वापस कर दिया, तो हमें इस एंट्री को रिवर्स कर देना है, मतलब राम को डेबिट कर देना है। देखो, ऊपर वाली जो लाइन है वो डेबिट की है और नीचे वाली जो लाइन है वो क्रेडिट की है, तो राम को ऊपर करना है और परचेज को नीचे करना है, और परचेज रिटर्न अकाउंट लिख देना है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर हम असेट्स खरीद रहे हैं कैश बैंक में, लाइक मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर मेरा असेट्स का पार्ट है, फर्नीचर यानी असेट्स आ रहा है, असेट्स बढ़ रहा है फर्म के अंदर, असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। और मैंने कैश में खरीदा तो कैश जा रहा है, या बैंक से पेमेंट करा तो बैंक जा रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और यही चीज अगर उधार में है तो नीचे कैश की जगह राम, मोहन, सोहन जो भी नाम होगा वो आ जाएगा। क्लियर? अब आते हैं सेल की कैटेगरी में। देखो, जब हमारे बिजनेस में सेल होता है तो हम दो ही चीजें सेल करते हैं, या तो हम अपना गुड सेल कर देंगे या फिर असेट सेल कर देंगे। लाइक मेरी दुकान थी कपड़े की, मैंने आपको बताया, तो मैं क्या बेचूंगा? मैं शर्ट बेचूंगा, पैंट बेचूंगा, टी शर्ट्स बेचूंगा, तो ये तो मेरा काम है बेचना, ये मेरे लिए गुड्स है, तो मैंने गुड्स बेचा। लेकिन मेरा एसी पुराना हो गया, मैं नया लेना चाहता हूँ, पुराना एसी उठा के बेच दिया। मेरे पास एक एक्स्ट्रा दुकान की बिल्डिंग पड़ी थी, वो बिल्डिंग उठा के मैंने बेच दिया। मैंने अपना पुराना फर्नीचर उठा के बेच दिया। मेरी दुकान में टीवी लगा हुआ था, वो उठा के बेच दिया। तो अब मैंने यहाँ पर क्या बेचा? असेट्स बेचा। ध्यान से समझना, अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपके पास पैसा आता है, पैसा आता है, कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा क्योंकि असेट्स होता है। अगर बैंक से बेचा है तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। और सेम अगर ये उधार में है तो हम कैश बैंक की जगह नाम लिख लेंगे राम टू सेल। अगर हमने असेट्स बेचा है, लाइक हमने अपना फर्नीचर बेच दिया, तो पैसा आएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और अगर उधार में तो राम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगर बेचा हुआ सामान वापस आ जाता है तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, मतलब अपोजिट हो जाती है एंट्री, सेल रिटर्न ऊपर और राम नीचे आ जाता है। क्लियर? अब आ जाते हैं कैश, बैंक और चेक। अगर हमारे को कहीं से भी पैसा मिलता है, ठीक है, कहीं से भी हमें बैंक के अंदर पैसा मिलता है, या कहीं से भी हमारे को चेक मिलता है, चेक भी मिलेगा तो पैसा आएगा, तो एंट्री देखो, कैश बैंक को आपको डेबिट करना है। अगर आपके पास किसी भी चीज से पैसा आ रहा है, लाइक आपको मान के चलो कहीं से कमीशन रिसीव हो गया तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, किससे? कमीशन रिसीव, तो कमीशन रिसीव लिख देंगे। आपने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी, आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन सीधा बैंक में डाल रहा है वो बंदा पैसे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट। क्लियर? इसी तरीके से अगर आप पैसे दे रहे हो, लाइक आपने अपने इंप्लॉइज को सैलरी भर दी, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, कैश असेट्स होता है, असेट्स कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और सैलरी हमारे लिए खर्चा है, खर्चे को हम डेबिट करते हैं। तो अगर हम ये कैटेगरीज यूज करें तो हम 90% जनरल एंट्री को तो ऐसे ही खत्म कर देंगे, बाकी जो बच जाएंगे उसको भी हम देख लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, आइए हम इस क्वेश्चन को एक बार इन्हीं कैटेगरीज की मदद से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेता हूं। जर्नल एंट्री का हम फॉर्मेट बना लेंगे। यहाँ पे डेबिट आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा, यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारी डेट हो जाएगी। डेट अगर नहीं दिया होता है क्वेश्चन के अंदर तो हम सीरियल नंबर भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है जी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लेजर फॉलियो एक और होता है, वही बना सकते हो, ऊपर आप लिख सकते हो जर्नल कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, सबसे पहली एंट्री में क्या आता है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश लगाया, 50,000 का बिजनेस स्टार्ट करा, तो यहाँ पे ना तो परचेज है और ना ही यहाँ पर सेल है, यहाँ पर बिजनेस के अंदर कैश में बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, ये देखो कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट
टू जब हम क्रेडिट साइड लिखेंगे तो थोड़ा सा आगे से लिखेंगे टू। किस वजह से रिसीव हो रहा है कैश, किस वजह से, कैपिटल की वजह से, टू कैपिटल अकाउंट। और यहां पर आपको नरेशन लिखनी है। नरेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ये जो एंट्री होती है इस एंट्री को हमें एज इट इज यहाँ पे नीचे लिखना होता है, इसे हम नरेशन कहते हैं। इससे पता चलता है कि हमने कौन सी एंट्री करी है। क्लियर। अब यहाँ पे हमारी डेट क्या है, 1 तारीख है, तो हम यहाँ पे डेट भी मेंशन कर देंगे, जनवरी 1 भी आप लिख सकते हो। अगली एंट्री में कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। हमने परचेज करा है, परचेज पे जाते हैं, क्या परचेज करा है, गुड्स परचेज करा है, कैश में परचेज करा है, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरी एंट्री होगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आप लिख दोगे, मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा अमाउंट मैंने नहीं लिखा है, पहले वाली एंट्री का भी 50,000 है, 50,000 और दूसरी अमाउंट का अमाउंट है 10,000। देखो डेबिट वाला डेबिट में लिखना है और क्रेडिट वाला अमाउंट आपने क्रेडिट में लिखना है। क्लियर हो गया। तीसरी एंट्री में हमारे को क्या कहता है, परचेज फर्नीचर। परचेज कर रहा है, परचेज पे जाएंगे, फर्नीचर गुड्स तो नहीं है, फर्नीचर असेट्स होता है, ठीक है। किससे, क्रेडिट में, राम से खरीद रहा है 8,000 का, तो असेट्स खरीदा जा रहा है क्रेडिट में, तो असेट्स का नाम क्या है, फर्नीचर, और किससे खरीदा जा रहा है, राम, तो हम राम लिख लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी मेरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्लियर है। और कितने रुपए से एंट्री हो जाएगी, 8,000 रुपए से, ठीक है। और यहाँ पे डेट मेंशन कर दूंगा मैं, 3 तारीख है। उसके बाद आ जाते हैं जनवरी 5, सोल्ड गुड्स कैश में 6,000। सेल पे आ जाते हैं, गुड्स पे आ जाते हैं, कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए, 6,000। और जनवरी 5, ये लो जी एंट्री हमारी खत्म हो गई। जनवरी 7 पे आ जाते हैं, सोल्ड गुड्स क्रेडिट शाम 5,000, ठीक है। सेल कर रहे हैं, सेल पे जाएंगे, गुड्स पे जाएंगे, क्रेडिट है। अब देखो यहाँ पे राम की जगह हमने लिखना है शाम, और शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया हमारा, तो एंट्री होगी हमारी शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप लिखते चलोगे हर एंट्री में। याद रखना एग्जाम के अंदर आप नरेशन अगर नहीं लिखते हो तो इस चीज के मार्क्स काटे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा, पूरा राइट होता है उसे काटने का। फिर आता है पेड रेंट 2,000, 2,000 रुपए का रेंट पे करा। तो रेंट पे करते हैं, ना तो परचेज है ना ही सेल है, रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, ये देखो पेड, ठीक है। कैश क्रेडिट हो जाएगा, और क्या पे कर रहे हैं, रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। कितने रुपए, 2,000 है, हमने लिख दिया, और डेट है हमारी 10th Jan। फिर आता है रिसीव कमीशन 1,500। कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव है, ना तो इसमें परचेज है कहीं, ना ही यहाँ पर कहीं पे भी सेल है, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो यानी फर्म में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू, किस वजह से, कमीशन रिसीव अकाउंट, ठीक है। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, ठीक है जी। कितने रुपए, एक बार चेक कर लेते हैं, 1,500, क्या गया हमारा 1,500, और डेट हो गई हमारी कितनी भाई, 12। फिर आ जाते हैं 15 पे, पेड सैलरी, सैलरी पे करा है, सैलरी ना तो क्या परचेज है ना सेल है, तो पेड सैलरी, देखो पैसा जा रहा है, और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और कितना अमाउंट लिखेंगे हम लोग, 3,000, तो यहां पर आ गया हमारा 3,000, ठीक है। और डेट है हमारा कितना, 15, तो 15 आ गया। उसके बाद कैश विड्रॉ बाय ऑनर फॉर द पर्सनल यूज 2,500। ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाल लिए। अगर बिजनेस से पैसे निकालेंगे तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, ठीक है, तो कैश तो क्रेडिट होगा, और ऑनर जो पैसे निकालता है उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी अगर आपने पीछे के चैप्टर्स देखे हैं तो। एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर है। और अमाउंट आ जाएगा हमारा 2,500 और 2,500, और डेट हम मेंशन कर देंगे 18th। उसके बाद है जनवरी 20 की एंट्री क्या है, पेड राम
7500 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 8000। कहता है भाई हमने 7500 पेड करा है। यहाँ पर ना तो कहीं परचेज लिखा है ना ही कहीं पर भी सेल लिखा है, हमने यहाँ पर पेड करा है। तो पेड करेंगे तो यहाँ पर आगे देखो कैश पे करा है। किसको पे करा है हमने, एक बार चेक करो, हमने पे करा है राम को। एक बार मैं इसकी एंट्री बनाता हूं, कैसे बनेगी एक बार चेक करना। हम एंट्री करेंगे राम अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है। अब चेक करो हमने जो पे करा है राम को वो 7500 है, तो कैश में तो आएगा 7500, ठीक है। लेकिन राम को हमें पे करना था कितना, 8000, तो राम में हम लिखेंगे 8000। अब जर्नल एंट्री का एक रूल ये है कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा मैच होना चाहिए। देखो राम को देना था 8000 लेकिन हमने दिया 7500, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी इंसान को हमें मान के चलो देना था 8000 रुपए, अब बोलता है चल जा यार तेरे पे 500 रुपए छोड़ दिए हटा। तो इस केस में हमें फायदा मिल रहा है, हमें देने थे 8000 पर हमने दिए कितने 7500, तो 500 का हमारे को बेनिफिट हो रहा है। याद रखना जर्नल एंट्री में बेनिफिट को क्रेडिट किया जाता है, प्रॉफिट गेन को क्रेडिट किया जाता है। और आप इसे अगर लॉजिकली समझना चाहते हो तो देखो डेबिट में है 8000 और क्रेडिट के अंदर है हमारा 7500, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट में कम पड़ रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। कितना डिस्काउंट दिया इस बंदे ने हमें, 500 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो ये है हमारी सिंपल जर्नल एंट्री, जिसके अंदर मैंने सेल कैटेगरी समझाई, परचेज कैटेगरी आपको समझा दी है और मैंने आपको कैश बैंक समझा दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। अब हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को समझेंगे। देखो अगर आपने पिछली वाली कैटेगरी ढंग से समझी है तो जो मैंने लास्ट वाली कैटेगरी करवाई थी उसमें कैश बैंक वाली करवाई है, तो ऑलरेडी हमारा ये भी हो रखा है, लेकिन फिर भी हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो कैश बैंक चेक, मैंने आपको बताया था जब भी रिसीव होगा कैश बैंक बढ़ेगा। देखो कैश और बैंक का बैलेंस जब भी बढ़ता है तो ये असेट्स होता है, असेट्स बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं और जिस रीजन की वजह से बढ़ रहा है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगर कैश बैंक का बैलेंस कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमारी फर्म से जा रहा है, और जिस रीजन की वजह से जा रहा है वो हम यहाँ पर डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है यहाँ पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन का, इसे हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है डेबिट है क्रेडिट है, यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर लेजर फॉलियो बनाना है तो ये भी बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, मतलब ट्रांजेक्शन नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पर ऊपर हम लोग लिख लेंगे जर्नल। अगर आपको लिखना हो फर्म का नाम दिया है तो आप फर्म का नाम भी लिख दो, जर्नल इन द बुक्स ऑफ रोहन एंड कंपनी, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। कहता है भाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में क्या आया सबसे पहले कैश, रिसीव हो रहा है कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है 50,000। अब यहां से जो एंट्री है वो अलग है, सबसे पहले 50,000 बिजनेस में कैश आया, ये लो, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस के स्टार्टिंग में या बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है वो हमारे लिए कैपिटल होता है। बाकी नरेशन आप लिख लोगे, स्टार्टेड बिजनेस कितना 50,000, ये आ गया 50,000, ये भी आ गया हमारा 50,000, ठीक है। ये हमारी एंट्री नंबर 1 चल रही है। लेकिन एंट्री नंबर 1 के अंदर कहता है कि उसमें से फिर हमने 30,000 जो है वो बैंक में जमा करवा दिया, उसमें से 30,000 आपने बैंक में जमा करवा दिया। तो अब यहां पर क्या एंट्री बनेगी एक बार देखो, आपको रिसीव क्या हो रहा है, आपको रिसीव हो रहा है बैंक, क्लियर। क्योंकि जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करवाओगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो मैं यहां पर एंट्री कर लेता हूं बैंक अकाउंट डेबिट कितना 30,000। लेकिन फर्म के अंदर से क्या गया, बैंक तो बढ़ा लेकिन फर्म में से क्या गया, फर्म के अंदर से कैश गया, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट कितना 30,000। इस एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जो एक ही साथ कैश और बैंक दोनों के ऊपर इफेक्ट करे। सेम ऐसे ही अगर मैं बैंक से पैसे निकालता हूं तो बैंक से अगर मैं पैसे निकालूंगा तो कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर है। फिर आता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये लो आगे वही वाली एंट्री, ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से पैसे निकाल लिए, तो देखो बिजनेस में क्या रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या कम हो जाएगा बिजनेस का, बैंक बैलेंस कम होगा तो टू बैंक हो जाएगा। एंट्री क्या होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहां तक आपको एंट्री समझ में आ रही होंगी। 5,000 ये भी आ गया 5,000। एंट्री हमारी सेकंड है तो हमने सेकंड एंट्री कर ली, देखो पहली एंट्री खत्म, दूसरी एंट्री खत्म। तीसरी एंट्री पे आ जाते हैं कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर द पर्सनल यूज। इस बार बिजनेस से पैसे निकाले गए, बैंक से पैसे निकाले गए लेकिन पर्सनल यूज के लिए। तो देखो
बैंक पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर बैंक को क्रेडिट करेंगे। चेक कर लो आप, इधर थोड़ा सा छुप रहा है ये देखो, देखो बैंक से पैसे निकल रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, और किसकी वजह से? पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज होता है हमारा ड्राइंग, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी हमारी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है? 2000, ठीक है। ये हमारी एंट्री नंबर 3 हो गई। एंट्री 4 में कहता है चेक रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से चेक मिला 9000 रुपए का, एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक इन द सेम डे, और ले जाकर हमने बैंक में जमा करवा दिया। यार अगर हमें चेक भी मिलता है तो चेक को हम खाएंगे थोड़ी ना, चेक खाने की चीज थोड़ी है। अगर कोई हमें चेक दे रहा है तो क्यों दे रहा है? क्योंकि हमें उससे पैसे लेने हैं। अगर कोई हमें चेक दे रहा है तो हम सीधा ले जाकर उसे बैंक में डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो, रिसीव हो रहा है। क्या रिसीव हो रहा है हमारे को? चेक। मैंने पिछली कैटेगरी में देखो ऐसे चेक लिखा भी था यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे देखो चेक। क्या रिसीव हो रहा है हमारे को? चेक रिसीव हो रहा है। चेक रिसीव होगा तो एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, और जिससे रिसीव हो रहा है या जो भी उसका रीजन है वो हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव हो रहा है हमारे को चेक? एक बार बताओ। मोहन से। मोहन कितना रिसीव हो रहा है? 9000। ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 4, क्लियर। फिर आता है हम लोग चेक रिसीव रमेश 8000, डिस्काउंट अलाउड 500, द चेक वॉज डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे। फिर से वही एंट्री आ गई, हमें चेक मिल रहा है किससे? रमेश नाम के एक व्यक्ति से। तो चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। किससे मिल रहा है? टू रमेश नाम के एक व्यक्ति से। अब ध्यान से समझो कि जो चेक मिल रहा है वो हमें 8000 का मिल रहा है, 8000 का, लेकिन हमने रमेश को 8500 का डिस्काउंट भी दिया है। एक बात आप बताओ, मुझे आपसे ना 8500 रुपीज लेने थे, ठीक है। आपने मुझे 8000 रुपीज दिए और मैंने आपको 500 का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो मुझे आपसे टोटल कितने रुपए लेने थे? 8500 रुपीज लेने थे। तो रमेश से हमें लेने कितने थे? 8500 रुपीज लेने थे, लेकिन हमने उससे कितने रुपए लिए? सिर्फ 8000 लिए। तो इसका मतलब यहां पर हमने रमेश को कुछ डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड। जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए खर्चा या फिर लॉस होता है, इसलिए इसको जर्नल एंट्री में डेबिट किया जाता है 500। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि रमेश ने हमें चेक दिया 8000 का, ठीक है, और रमेश से हमें लेने थे 8500। अब एंट्री मैच नहीं हो रही, कहां पे कम पड़ रहा है? डेबिट में। तो जहां कम पड़ रहा है हमें डिस्काउंट लेना, अगर यहां कम पड़ रहा होता तो हम क्रेडिट में डिस्काउंट लिख लेते। क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एंट्री नंबर 5 पर। कहता है चेक 7000 इशू टू हरी वॉज डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड हो गया। देखो आपने जब हरी को चेक दिया होगा तो आपने क्या एंट्री पास करी होगी? जब हम किसी को चेक देते हैं, हम किसी को चेक क्यों देंगे? हमें मान लो किसी को पैसे देने हैं, मान लो मुझे आपको पैसे देने हैं, तो मैंने आपको चेक दे दिया। अब आप क्या करोगे? उस चेक को ले जाओगे, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे और आपके अकाउंट में वो पैसे चले जाएंगे। तो देखो जब हम किसी को चेक देते हैं ना, तो हम उसको पेमेंट कर रहे होते हैं। तो यहां पर हम जब चेक देंगे, चेक पे करेंगे, तो देखो एंट्री क्या हो जाएगी? जो भी बंदे का नाम है और टू बैंक हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो देखो जब हमने इस बंदे को चेक दिया होगा तो हमने क्या एंट्री पास करी होगी? चेक इशू 7000 इशू टू हरी, हमने एंट्री करी होगी हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने ये एंट्री करी होगी जब हमने उससे चेक दिया होगा। तो अब क्या कहता है कि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब किसी भी रीजन की वजह से वो चेक कैंसिल हो गया, उसको पैसे नहीं मिले, मतलब हमारे अकाउंट से पैसे नहीं कटे, या फिर हो सकता है हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, जो भी वट एवर रीजन है, ठीक है। तो इसका मतलब हरी का जो चेक है वो हमारे पास अब वापिस आ रहा है। तो हम एंट्रीज को अपोजिट कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी। इस एंट्री को हम अपोजिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जब हमने चेक दिया होगा तो ये एंट्री, अब वो चेक वापस आ रहा है तो हम एंट्री करेंगे बैंक ऊपर हरी नीचे। कितना? 7000। और नरेशन आप लिख ही लोगे। ये एंट्री हमारी खत्म हो गई। लास्ट एंट्री है बैंक ने चार्ज काटा 200 रुपीज का। देखो जब भी बैंक हमारे अकाउंट से चार्ज काटता है तो कभी भी हमसे पैसे मांगने नहीं आता, बल्कि हमारे अकाउंट से ही पैसे कम कर देता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बैंक बैलेंस है वो पेड हो रहा है, मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो बैंक बैलेंस जब कम होता है तो बैंक क्रेडिट होगा, किस रीजन की वजह से? बैंक चार्जेस की वजह से। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है? 200। ये आ गई हमारी एंट्री नंबर 6, ठीक है। तो ये थी हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जिसमें हमें ध्यान देना होता है कि बैंक बढ़ रहा है, कम हो रहा है, चेक बढ़ रहा है या चेक आ रहा है या फिर चेक जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है।
अब हम नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री के अंदर क्या होता है, जब एक से ज्यादा डेबिट अमाउंट होता है और एक से ज्यादा क्रेडिट अमाउंट होता है तो उसे हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। बेसिकली जब 2-3 एंट्रीज को मिलाकर एक एंट्री बना दिया जाता है तो उसे भी हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो कंपाउंड एंट्री को अब हम बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट अमाउंट होता है या एक से ज्यादा क्रेडिट अमाउंट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने पहली वाले सिंपल जर्नल एंट्री में 3 कैटेगरी पढ़ी थी, वही 3 कैटेगरी यहाँ पे लगने वाली है। तो कॉपी में खोल लेना ताकि मैं जल्दी जल्दी करूं तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है कि पेड सैलरी 20,000 है, सैलरी पे करा, फिर बंदे ने रेंट पे करा 5,000, फिर वेजेस पे करा 6,000, लेकिन तीनों ही चेक से पे करा। अगर हम इन तीनों की अलग अलग एंट्री करते तो क्या एंट्री पास करते? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पे करा है, 20 के। इसी तरीके से हम इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, हम पास करते हैं अगले की रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए, 5K और 5K। और वेजेस की क्या एंट्री पास करते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 6K और 6K। क्लियर है? अब इन तीनों ही एंट्री में चेक करो, जो बैंक है तीनों ही एंट्री के अंदर क्रेडिट है। क्लियर है? तो मैं इससे कंपाउंड एंट्री बनाता हूं। मैं क्या करता हूं, टू, इस तरीके से टू बैंक मैं क्रेडिट कर देता हूं। अच्छा, डेबिट क्या है, सैलरी डेबिट है, रेंट डेबिट है और वेजेस डेबिट है। तो यहां पर मैं तीनों को डेबिट करता हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? अब देखो सैलरी कितना है हमारा, 20,000। ठीक है, रेंट कितना है हमारा, 5,000, और इसी तरीके से वेजेस है हमारा 6,000। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 31,000। तो अब हम यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं कि अप्रैल 5 है। ये हो गई हमारी कंपाउंड एंट्री। ठीक है, हम तीनों एंट्री को मिला के यहाँ पर एक एंट्री बना रहे हैं। अब हम अप्रैल 7 की एंट्री समझने वाले हैं। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, तो परचेज कैटेगरी का क्वेश्चन है, 30,000 का 10% रेट डिस्काउंट है, 2% उसमें कैश डिस्काउंट है और पेमेंट हमने उसी टाइम दिया है। दो तरीके का डिस्काउंट है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो स्पेसिफिक क्वांटिटी में सामान खरीदने पर सभी लोगों को दिया जाता है। ये माइनस तो किया जाता है पर बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया जाता, मतलब जर्नल एंट्री में से शो नहीं करते। जो कैश डिस्काउंट होता है उसे भी हम माइनस करते हैं। वो कब दिया जाता है, जब कोई बंदा, सामने वाला बंदा टाइम पर पेमेंट करता है। जैसे मैंने सामान खरीदा, एक बंदे ने और सामान खरीदा, उसने खरीदा उधार में, मैंने खरीदा कैश में, मैं कैश में पैसे दे रहा हूं, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वहां पे जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है। तो कैश डिस्काउंट भी माइनस होता है और इसे बुक में शो भी किया जाता है। तो एक बार यहाँ पे चेक करो, जो हमने सामान खरीदा है उसका कॉस्ट कितना था, हमने जो सामान खरीदा है वो है 30,000 रुपीज का, माइनस उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो ये आ जाएगा हमारा 3,000, माइनस करके कितना आ गया 27,000। अब क्योंकि हमने बिल्कुल टाइमली पेमेंट करा है तो हमें यहाँ पे 2% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 2% कैश डिस्काउंट आ रहा है हमारा 27,000 का 2% है ना, ये आएगा हमारा 540। ठीक है, अब हम इसमें से 540 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26,460। क्लियर है? तो इतने रुपए का हमने जो सामान है वो एक तरीके से परचेज करा। अब हम इसकी एंट्री बनाते हैं कि एंट्री क्या बनेगी अप्रैल 7 की, क्योंकि हमने परचेज करा है तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज में आपने ये वाला अमाउंट नहीं लेना है, आपने ये वाला अमाउंट लेना है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, जो कि हमारा 27,000 का। अब देखो हमने उसे पैसे कितने दिए होंगे, हमने उसे पैसे दिए होंगे ये 26,460, तो यहां पर आ जाएगा 2 कैश, ये आ गया हमारा 26,460। अब एंट्री मैच नहीं कर रही। देखो जब हम सामान खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, ये हमारे लिए बेनिफिट होता है, और बेनिफिट जो होता है, जो फायदा होता है, वो हमेशा जर्नल एंट्री के अंदर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव, कितने रुपए रिसीव हुए 540। ठीक है, तो एंट्री में थोड़ा सा गैप आ गया, ऊपर करके से लिखना था। तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। क्लियर हो गया? अप्रैल 15 पे आते हैं। कहता है राजू को पे करा हमने कितना 5,000 इन कैश और 7,000 बाय चेक। किसको पे करा है, राजू को। एंट्री क्या हो जाएगी, राजू, ठीक है, क्या पे करा है, कैश, और भी क्या पे करा है, बैंक। तो देखो दोनों एक साथ लिख दो, यही तो है हमारी कंपाउंड एंट्री, वरना हम अलग अलग करते तो क्या एंट्री होती, राजू टू कैश, फिर होता राजू टू बैंक। अब हमने दोनों को जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है, 5,000 टोटल 5,000 कैश दिया है और 7,000 हमने उसको
से दिया है, ठीक है। तो टोटल हमने कितने रुपए दिए, 12,000 रुपीज उसको हमने दिए। ये हमारी एंट्री 15 अप्रैल की। उसके बाद 18 अप्रैल पे आते हैं, सोल्ड गुड्स टू रोमा, ठीक है। रोमा को हमने कितने का सेल करा है, देखो 5,000 का, तो सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 5,000, यहीं पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट है 20%, ये आ गया हमारा 1,000, ठीक है। 20% निकालोगे, ये आ गया हमारा 4,000, ठीक है। अब कहता है 3% कैश डिस्काउंट है, हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव इमीडिएटली। अब देखो जो अमाउंट पे किया जाता है, जो कैश डिस्काउंट होता है, वो सिर्फ उसी पे दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसका एक काम करते हैं, ये सेलिंग प्राइस आया, इसको हाफ कर लो, ये तो हो गया हमारा कैश में और ये हो गया हमारा क्रेडिट में, ठीक है। 2,000 रुपए क्रेडिट हो गया। देखो 4,000 का सामान सेल करा, जो बंदा कहता है कि मैं आधा पैसा आपको अभी दूंगा, तो ये कैश हो गया और ये क्रेडिट हो गया, क्लियर। अब जो कैश दे रहा है, डिस्काउंट सिर्फ उसी के ऊपर मिलेगा, कितना मिलेगा, 3% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका जो 3% आएगा, आई थिंक वो 60 आ जाएगा, तो माइनस करके कितना आ रहा है, 1940, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जब भी हम सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, क्लियर हो गया। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्लियर। अच्छा, हमने कुछ पैसा कुछ अमाउंट उधार में भी बेचा है, तो जब हम सेल करते हैं तो उस बंदे का नाम लिख लेते हैं, क्या नाम था उसका, रोमा, नाम क्या था, रोमा, ठीक है। क्या हो गई, रोमा अकाउंट डेबिट। अच्छा, हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स अकाउंट। अब ध्यान से हम इसका अमाउंट फिल करेंगे, कैसे कैसे फिल करना है। देखो सेल जो है हमारी, ये 4,000 की है, ये वाली सेल हमने नहीं लिखनी, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखना है, तो ये हमारी सेल जो है 4,000 की है। अब देखो रोमा से हमें कितने पैसे लेने हैं इन फ्यूचर, रोमा से हमें लेने हैं 2,000 रुपए, तो मैं यहाँ पे रोमा में 2,000 रुपए लिख लेता हूँ। अच्छा, कैश हमें कितना मिला होगा, 1940, और हमने डिस्काउंट कितना दिया है, 60, तो ये आ गया हमारा 60। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो 4,000 के बराबर बनना चाहिए। ये एंट्री हमारी खत्म हो गई। 15 थी, कौन सी एंट्री थी, 18th ऑफ अप्रैल, ठीक है। अब अप्रैल 20 की एंट्री देखते हैं, कहता है सोल्ड गुड्स टू रमेश 8,000। रमेश को हमने 8,000 का सेल करा है, ठीक है। अच्छा, रमेश को अगर हम 8,000 का सेल करेंगे तो सिंपल इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन उसने हमें 5,000 क्या करा, चेक से इमीडिएटली पे कर दिया। तो देखो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, हमने रमेश को सेल करा है, तो एंट्री हो जाएगी रमेश, उसने कुछ पैसे पे कर दिए, तो बैंक आ रहा है, बैंक डेबिट हो जाएगा, और टू सेल। पहले तो बताओ सेल टोटल कितने की हुई है, सेल हुई है टोटल 8,000 रुपीज की, उसमें से रमेश ने हमें 5,000 इमीडिएटली पे करें, तो 5,000 यहाँ आ गए, बाकी के 3,000 हमें रमेश से फ्यूचर में लेने हैं, तो मैंने लिख दिया। ये हो गई हमारी अप्रैल 20 की एंट्री। अब आ जाते हैं हम लोग अप्रैल 20 के बाद अप्रैल 15 की एंट्री, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैश लगाया, ठीक है, और एक पर्सनल एसेट्स लगाया, तो मैं इसकी एंट्री यहीं पे कर दे रहा हूं, थोड़ा यहाँ पर स्पेस की कमी है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखो बिजनेस के अंदर कैश लगाया जा रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। डिलीवरी वेन पर्सनल एसेट्स लगाया जा रहा है, तो हम यहाँ पर डिलीवरी वेन ऐसे करके लिखेंगे, और टू बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो बिजनेस के लिए कैपिटल होता है। तो कितना है ये कैश है 10,000, और ये जो डिलीवरी वेन पर्सनल है वो 50,000 है, तो बिजनेस में कैपिटल कितनी आ गई, 60,000 की आ गई, क्लियर। चलिए अब हम समझने वाले हैं ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। तो हमने सेल की सारी एंट्री तो समझ ली है, परचेज की एंट्री भी हमने समझ ली। अब हम समझते हैं गुड्स की कुछ स्पेशल एंट्रीज। अगर हमारा ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के अंदर से गुड्स निकाल के लेके जाता है, जैसे कोई मान लो कपड़ों का काम कर रहा है, तो भाई वो कपड़े अपने घर के लिए भी लेके जा सकता है, ग्रोसरीज का कर रहा है तो ग्रोसरीज अपने घर के लिए भी लेके जा सकता है। तो यहाँ पर एंट्री पास करनी है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्लियर है। सेम इसी तरीके से अगर आप अपने गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पे बांट देते हो एज एडवर्टीजमेंट पर्पस, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। सेम अगर आप अपने गुड्स को फ्री में बांट देते हो किसी को एज अ चैरिटी पर्पस, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर आप अपने गुड्स से क्या करते हो, कोई असेट्स बना लेते हो, लाइक आपका टिम्बर और प्लाईवुड वगैरह का काम है और उसकी मदद से आप फर्नीचर बना लेते हो, तो आपने अपने गुड्स से कोई असेट्स क्रिएट कर लिया अपने बिजनेस के अंदर, तो एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। और सेम अगर ये लॉस हो जाता है किसी भी वजह से, तो वो लॉस डेबिट होगा, परचेज नीचे आ जाएगा। ये सारी जो एंट्री होती है वो कॉस्ट प्राइस से होती है, मतलब कि हमारे गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस है, जितने पे हम खरीद के लाए हैं उतने रुपए से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार हमने जर्नल एंट्री का क्वेश्चन लिखा हुआ है,
इसको एक बार हम सोल्व करते हैं तो हमारा पूरा जो कंसेप्ट है वो इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री का हमने फॉर्मेट बना लिया है। चलिए अब वन बाय वन करके एंट्री करते हैं। सबसे पहले अप्रैल 1, गुड्स वर 3000 वर विड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग टू परचेज अकाउंट। ठीक है, एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर, कितना 3000। ये हमारी डेट क्या है, अप्रैल 1। अप्रैल 3 पे आ जाते हैं, गुड्स वर्थ 2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन आपने लिखनी है, नरेशन छोड़ना नहीं है, वरना एग्जाम के अंदर मार्क्स कट सकते हैं। अमाउंट लिख दिया, डेट क्या है हमारी 3 तारीख, 3 तारीख हमने मेंशन कर दी, 3 अप्रैल है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अप्रैल 5 में गुड्स वर्थ 1500 गिवन टू चैरिटी। क्या एंट्री हम लोग पास कर देंगे, एंट्री पास करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है, कितना है हमारा 1500 हो गया हमारा, क्या है अप्रैल 5। ठीक है जी, फिर आते हैं हम लोग अप्रैल 8 पर। अप्रैल 8 की क्या एंट्री है, कहता है गुड्स वर्थ 4000 यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए आपने अपना गुड्स इस्तेमाल कर लिया, क्या एंट्री पास करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहां से आप एंट्री मैच भी कर सकते हो, असेट्स बना रहे हो, ठीक है, टू परचेज। क्लियर, तो क्या असेट्स बनाया, फर्नीचर, तो हमने उसका नाम लिख दिया है, 4000 आ गया हमारा ये। ठीक है, उसके बाद है गुड्स वर्थ 6000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो पूरा लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या एंट्री पास कर देंगे हम लोग, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, 6000 रुपीज है और डेट 12 है, इससे पहले वाले की डेट क्या थी 8। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अप्रैल 15, गुड्स वर्थ 2500 लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो हम एंट्री क्या करेंगे, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, और कितना अमाउंट आ जाएगा 2500। फिर से बोल रहा हूं, नरेशन लिखना ना भूले, एग्जाम के अंदर इसके मार्क्स मिलते हैं पूरे। तो ये हमारी आ रही है 15। ठीक है, नरेशन में आपने क्या लिखना है, ये जो लाइंस लिखी हुई हैं वही उठाकर आप यहाँ पे नीचे नरेशन में लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये नेक्स्ट कैटेगरी में हम समझने वाले हैं बेड डेट एंड बेड डेट रिकवर की जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बेड डेट का मतलब क्या होता है, जब भी हम अपने बिजनेस के अंदर कोई भी गुड्स उधार में बेचते हैं, क्रेडिट में बेचते हैं, तो सामने वाले इंसान से हमें पैसे लेने होते हैं, जिसे हम कहते हैं डेटर। अगर वो डेटर किसी भी रीजन की वजह से हमें पैसे नहीं दे रहा या हम उससे पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम लोग बेड डेट कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जहां पर हम अपनी पूरी होप खो चुके होते हैं कि मतलब ये इंसान हमें पैसे नहीं देगा, हमने अपनी बुक से भी उसका नाम हटा दिया, अब हमने मान लिया कि वो पैसे नहीं देगा, लेकिन वो आता है और हमें पैसे दे देता है, तो इसे हम कहते हैं बैड डेट रिकवर। मतलब डूबा हुआ पैसा आपको फिर से रिकवर हो गया। तो दोनों की एंट्री समझते हैं। पहले देखो, कई बार ऐसा होता है कि फुल अमाउंट बैड डेट होता है, मैंने किसी से 10,000 रुपए लेने थे, वो 10 के 10,000 रुपए गए, तो फुल अमाउंट बैड डेट हो गया। तो एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन है तो मोहन, सोहन है तो सोहन, जो भी डेटर का नाम है XYZ डेटर का नाम आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पार्ट पेमेंट आ जाती है, मान लो 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन वो 7 तो दे गया, मतलब 3,000 नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है उसका बिजनेस में लॉस हो गया, बिजनेस डूब गया, जो भी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, जितना बेड डेट हुआ है 3,000 वो आ जाएगा, और टू मोहन पूरा 10,000 आ जाएगा। अगर वो डूबा हुआ पैसा हमें रिकवर हो जाता है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर। ठीक है, अगर रूल्स के हिसाब से हम समझे तो बेड डेट लॉस होता है, इसलिए यहां पर डेबिट होता है। क्लियर हो गया। और मोहन हमारी एक तरीके की क्या है, हमारा असेट्स है। अब यहां पर समझे, अगर डूबा हुआ पैसा वापस आता है तो कैश बैंक आ रहा है, असेट्स आ रहा है, तो इसलिए हम डेबिट करते हैं, और बेड डेट रिकवर हमारे लिए प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिल रहा है। तो चलिए इससे हम इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं कि बेड डेट और बेड डेट रिकवर की जर्नल एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल, हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री का।
ठीक है जी। यहाँ पर हमने डेट का भी कॉलम बना लिया। पहली एंट्री में कहता है मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल, रिसीव 50 पैसा इन अ रुपी अगेंस्ट द डेप्ट 5000। कहता है भाई मोहन से लेने थे 5000 रुपए। अब मोहन हो गया इंसॉल्वेंट, मोहन कहता है भाई मैं तो हो गया कंगाल, ठीक है। अब उसका जो ऑफिशियल रिसीवर है वो कहता है कि भाई हम आधा पैसा दे देंगे, मतलब 1 रुपए पे 50 पैसे, तो मतलब आधा पैसा दे देंगे ना, मतलब कि 5000 है तो उसका हाफ दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा डूब रहा है वो हाफ पैसा डूब रहा है। तो ये किसका क्वेश्चन है? एक पार्ट अमाउंट का बेड डेट का क्वेश्चन है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? हम एंट्री कर लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। तो मोहन हमारे को दे रहा है 2500 हमारे डूब रहे हैं, बाकी 5000 से पूरी एंट्री हो जाएगी। अप्रैल 1 की एंट्री हमारी खत्म हो गई, ठीक है। अप्रैल 2 में कहता है 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इररिकवरेबल, कह रहा है कि पूरा पैसा गया, रमेश से लेने थे, फुल बेड डेट का क्वेश्चन है। तो एंट्री हो जाएगी बेड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश। कितना है भाई? पूरा 8000 है, ठीक है। ये आ गया अप्रैल 2। फिर आते हैं अप्रैल 3 पे, शाम हु ओड 15,000 बिकम इंसॉल्वेंट, 50 पैसा। अब हम क्या कर रहे हैं? 50 पैसा इन अ रुपी रिकवर कर रहे हैं। तो वही सेम यही वाली एंट्री आ जाएगी। यहाँ पर आधा आ जाएगा, है ना, कैश अकाउंट डेबिट 7500 आ जाएगा, बेड डेट 7500 आ जाएगा, और शाम के अंदर पूरा 15,000। तो ये एंट्री मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। इसी तरीके से रिसीव 10,000 कैश फ्रॉम सोहन, बेड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर सोहन हमारे पैसे लेकर चला गया था, मतलब बेड डेट हो गया था, हमने अपनी बुक से भी नाम हटा दिया, लेकिन अब वो आया और हमें पैसे देकर चला गया। बेड डेट रिकवर का केस है, ठीक है। तो एंट्री हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर, ठीक है। कितने रुपए रिकवर हो रहे हैं? बेड डेट रिकवर है 10,000। चलो, ये आ गया अप्रैल 4, ठीक है। तो ये था हमारा बेड डेट एंड बेड डेट रिकवर। जो अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू फिक्स असेट्स। हम अपने फिक्स असेट्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए जा रहे हैं। देखो, जब भी हम कोई फिक्स असेट्स खरीदते हैं तो उसको यूज में लाने तक जो भी खर्चा किया जाता है वो फिक्स असेट्स की कॉस्ट होती है। मैं एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लाइक मान के चलो कि मैंने एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी मैंने मान लो एसी खरीदा, ठीक है। वो एसी पड़ा मेरे को 40,000 रुपए का। जैसे मैं एसी खरीदूंगा तो एसी बिजनेस में आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 गया। अब देखो, एसी लाके घर पे रख दूंगा तो अपने आप थोड़ी ना लग जाएगा, मैं एसी वाले को बुलाऊंगा। अब वो बंदा आया, उसने इंस्टॉलेशन के कितने लिए? 2,000 रुपए। अब मुझे बताओ एसी मुझे कितने की पड़ गई? एसी मुझे पड़ गई 42,000 की। तो वो जो 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन के, क्या मुझे एसी की कॉस्ट में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जब तक एसी दीवार पर फिट होगा और चलेगा, वहां तक जो भी खर्चा आएगा सब एसी की कॉस्ट मानी जाएगी। तो लगाने वाले ने लिए 2,000 रुपए, 1,000 रुपए मान लो उसका कुछ सामान आ गया। इस तरीके से कुल मिलाकर एसी को लगाने तक मुझे 5,000 रुपए की कॉस्ट और भी आ गई। तो अब बताइए, ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है वो भी तो एसी की कॉस्ट है। तो ये जो एक्स्ट्रा जितना भी खर्चा हुआ है, मुझे उसके नाम से एंट्री नहीं करनी, बल्कि एसी के नाम से मुझे एंट्री करनी है, मतलब मशीन के नाम से एंट्री करनी है। कुल मिलाकर मैं आपको बताता हूं, जब भी हम कोई नई बिल्डिंग खरीदते हैं, नई मशीनरी खरीदते हैं, या कोई भी नया फिक्स असेट्स खरीदते हैं, और उसे खरीदने के बाद अगर हम उस पर कोई भी खर्चा करते हैं तो उसे हमें उस खर्चे के नाम से रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि उस फिक्स असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देना है। बात समझ में आ गई? लेकिन हाँ, अब बताओ, एसी लाए हुए मुझे 1 साल हो चुके हैं, 1 साल के बाद मैं उस एसी को रिपेयर करवाता हूं और 1,000 रुपीज खर्च करता हूं, तो क्या मैं फिर से उस एसी की कॉस्ट में जोड़ूंगा? नहीं, ये तो मैं उसका रिपेयर करवा रहा हूं। एसी लाए हुए काफी टाइम हो चुका है, ये तो मैं उसे मेंटेन करने के लिए मुझे रिपेयर करना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके का जो होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो उसमें हम एंट्री करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? अब देखो, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा तभी आपको ये चीज क्लियर होगी। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। हमें जर्नल एंट्री करनी है इस क्वेश्चन की। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तभी आपको ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। डेबिट, क्रेडिट, लेजर फॉलियो, पर्टिकुलर, ठीक है। मशीनरी खरीदने की कैटेगरी मैंने आपको बताई दी थी शुरू में, ठीक है। अब क्या कहता है? पेड रिपेयरिंग चार्जेस 4,000
ऑन एग्जिस्टिंग मशीन। क्या ये नई मशीन है? नई मशीन तो नहीं है, मशीन कैसी है? पुरानी है। और हम क्या पे कर रहे हैं? पैसा पे कर रहे हैं। तो पैसा जा रहा है, ठीक है जी, पैसा जा रहा है टू कैश। क्लियर हो गया? किस वजह से जा रहा है? रिपेयरिंग की वजह से। तो हम लिखेंगे रिपेयरिंग या रिपेयर चार्जेस, ठीक है, रिपेयर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? हाँ, अगर ये रिपेयर नई मशीन खरीदते, मान लो हमने मशीन कहीं से खरीदी और उसमें हमने कुछ नया करवाया और उसमें हमने खर्चा कर दिया, तो फिर ये एंट्री हो जाती मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर वो मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाता 1 तारीख। चलिए अब देखो दूसरी एंट्री में चीजें और क्लियर होंगी। परचेज न्यू मशीन, आपने नई मशीन खरीदी कितने की? 1,20,000 रुपए की। एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। अभी तो आपने चलो मशीन खरीदी, मशीन खरीदने की एंट्री हमें पता ही है, जब मशीन खरीदते हैं तो मशीनरी आती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का? 1,20,000 रुपीज का। ठीक है, तारीख क्या है हमारी? 3 तारीख। अब क्वेश्चन वाला कहता है पेड फ्रेट एंड कैरिज 6,000 ऑन दी मशीनरी परचेज। जो मशीन आपने खरीदी, ध्यान से समझना, मशीन खरीदी आपने 1,20,000 रुपए की, उसको लाने में आपको कैरिज और फ्रेट पे करना पड़ा 6,000 का। तो जब आप मशीन घर पे लेकर आओगे तो कोई पूछेगा मशीन कितने की पड़ी, तो आप क्या जवाब दोगे? 1,26,000। तो इसकी एंट्री आपने फ्रेट और कैरिज के नाम से नहीं करनी, क्योंकि नई मशीन खरीदते टाइम, नई बिल्डिंग खरीदते टाइम जो भी खर्चा किया जाता है वो उसकी कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? इसकी एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए? 6,000। अब देखो गलती क्या हो जाती है कि जिस बच्चे ने यहां पर फ्रेट और कैरिज लिखा, फ्रेट कैरिज टू कैश, उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे ने क्या गलती करी कि जो मशीन खरीद रहे हैं उसकी हमने वो कॉस्ट एज्यूम नहीं करी, हमने उसको नॉर्मल खर्चा मान लिया। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपने ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि हमने एज्यूम करना है कि जो भी खर्चा हम मशीन को या फिक्स असेट्स को खरीदते टाइम कर रहे हैं वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको हम मान लेंगे और हम उसको उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो हमने यहां पर ऐसा क्यों नहीं करा? देखो, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन, मशीन पुरानी है और हमने उसका रिपेयर करवाया, नई मशीन नहीं है, तो फिर तो आपने रिपेयर ही लिखना है। क्लियर हो गया? अब चाहते हैं पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन दी मशीन। जो मशीन आप खरीद के लेकर आए जिसमें आपने फ्रेट और कैरिज पे करा, उसमें 5,000 और पे करा उसको लगाने का, तो अभी मशीन नहीं है तो ये खर्चा भी मशीन की कॉस्ट में ही जुड़ जाएगा। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए? 5,000। ये आ गया हमारा 7th ऑफ अप्रैल, इससे पहले था 5 ऑफ अप्रैल। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं हम 10th ऑफ अप्रैल में, क्या कहता है? परचेज सेकंड हैंड मशीन 60,000। भाई हमने मशीन खरीदी सेकंड हैंड, अब इस सेकंड हैंड दूसरों के लिए थी, पर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो नहीं है अभी भी। ठीक है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कितना? 60,000। नरेशन लिखना ना भूले, एग्जाम के अंदर नरेशन आपको लिखनी पड़ेगी। फिर कहता है पेड रिपेयरिंग चार्जिंग 3,000 ऑन दी अबव सेकंड हैंड मशीन। जो मशीन हमने खरीदी है उस पर हमने क्या पे करा? रिपेयरिंग चार्जेस। तो अभी अभी हमने जो मशीन खरीदी है, देखो अभी खरीदा, भले ही सेकंड हैंड तो दूसरों के लिए था, हमारे लिए तो भाई नहीं है एक तरीके से। ठीक है, तो हमने जो मशीन खरीदा उस पर अभी रिपेयरिंग चार्जेस पे कर रहे हैं, तो फिर से क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना रुपए? 3,000। अब इसमें रिपेयर मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, रिपेयर कब लिखेंगे? जब अगले साल इस मशीन को फिर रिपेयर करवाएंगे तब रिपेयर लिखना है। ठीक है, या भी। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फिक्स असेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की एंट्रीज आपके एग्जाम के अंदर एक ना एक आपको जरूर मिलेगी। अब हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज देखने के लिए जा रहे हैं। जब भी एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन आता है तो उनमें 1-2 एडजस्टमेंट की एंट्रीज जरूर होती हैं और जो कई बार हमें कंफ्यूज कर देती है। सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री में 2 चीजें सीखेंगे, एक्सपेंस की एडजस्टमेंट एंट्री और इनकम की एडजस्टमेंट एंट्री। एक्सपेंस का मतलब क्या है? जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, कई बार कोई खर्चा हम एडवांस में पे कर देते हैं और कई बार कोई खर्चा ऐसा होता है जो हमारे ऊपर ड्यू हो जाता है, मतलब लग गया पर हमने पे नहीं करा, तो दोनों चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। इसी तरीके से कई बार कोई इनकम हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कोई इनकम हमने कमा लिया पर वो हमें मिला नहीं, मतलब वो अक्रू हो गया। सेम इसी तरीके से कई बार एंट्री आ जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की और डेप्रीशिएशन की। तो ये जो कुछ एंट्रीज हैं जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो चलिए हम इनका एक बार क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन ये करवा दूं तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि भाई एडजस्टमेंट एंट्री जब भी आएगी तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। बस आपको ये कंसेप्ट
याद रखना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन की मदद से मैं आपको समझाता हूं। चलिए तो पहली एंट्री समझते हैं। कहता है कमीशन इनकम, इनकम की बात कर रहा है तो हम ये वाली कैटेगरी लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, 3000 इज ड्यू बट नॉट रिसीव। कहता है इनकम हमने 3000 कमा लिया पर वो हमारे को अभी तक मिला नहीं है। चलिए आइए जरा देखते हैं। इनकम अक्रू या ड्यू, ये वाली एंट्री हो जाती है। तो कमीशन इनकम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अक्रू कमीशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? अक्रू कमीशन। और फिर नीचे लिखना है टू इनकम रिसीव, यानी कि कमीशन रिसीव अकाउंट। क्लियर हो गया? इनकम की जगह नाम लिख देना उस इनकम का। ठीक है, तो क्या एंट्री बनाएंगे हम लोग? अक्रू कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। ठीक है जी, एंट्री आपको समझ में आ गई होगी क्या मैंने क्या बोली। एंट्री हो गई 3000 से। नरेशन आपने लिख लेनी है। ये हमारी एंट्री नंबर 1 खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद कहता है रेंट इनकम 2000 हैज बीन रिसीव इन एडवांस। एडवांस में रिसीव हो गया। रेंट इनकम, इनकम की बात कर रहा है, एडवांस में। ये देखो कैश या बैंक टू एडवांस इनकम। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस लिखकर इनकम का जो नाम है, इनकम का नाम है क्या? रेंट, टू एडवांस रेंट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए? 2000 है। अमाउंट लिख देंगे, नरेशन आपने लिख देना, नरेशन के एग्जाम में नंबर होते हैं। फिर तीसरी एंट्री पे आते हैं, सैलरी 4500 आउटस्टैंडिंग। सैलरी हमारे लिए खर्चा है, हम पे कर रहे हैं। सैलरी हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग है, ये लो जी। ठीक है, एक्सपेंस नेम, एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। तो हम लिखेंगे यहां पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नेम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नेम क्या है? सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये लो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये वाली कैटेगरी भी आपकी इजीली हो जाएगी। ठीक है, सैलरी को देखो, एक्सपेंस को पे करने की और इनकम को रिसीव करने की एंट्री तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब ये हम प्रीपेड एडवांस ये सब कर रहे हैं इनका, है ना। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 प्रीपेड। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए खर्चा है, हमने एडवांस में प्रीपेड में हमने क्या कर दिया? पे कर दिया। कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 प्रीपेड है, तो ये हमारे लिए खर्चा है इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड। ये देखो एडवांस एक्सपेंस नेम, तो हम यहाँ पे एडवांस तो लिखेंगे और एक्सपेंस नेम क्या है हमारा? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? टू कैश या बैंक? टू कैश। ठीक है, कितने रुपए? 1500। जहां पर भी एक्सपेंस नेम लिखा है वहां पर हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। कैपिटल है 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना वो दोबारा ओनर को ही मिल जाता है, इसलिए उसकी कैपिटल में वो ऐड हो जाता है। और कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है और खर्चा हमेशा जनरल एंट्री में डेबिट होता है। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। कितना है? 1 लाख का 10% 10,000। ये लो जी, एंट्री हो गई हमारी फिफ्थ। सिक्स्थ एंट्री में कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 की ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200, ड्राइंग सीधा निकाल के दे रखा है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट होता है। और क्योंकि वो ओनर की कैपिटल से ही करता है, क्योंकि ओनर ने ड्राइंग करा हुआ है, इसलिए उसकी कैपिटल हम कम कर देते हैं। कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होता है तो हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी हमारी कैपिटल, क्योंकि ओनर की जेब से जाएगा तो इसलिए कैपिटल कम होगी, तो लायबिलिटी कम हो रहा है 1200। और ये फर्म के लिए इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि फर्म को ओनर से ये पैसा लेना है, तो इसलिए फर्म की इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट होता है। सेम ऐसी डेप्रीशिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 10%। मशीनरी हमारी 10,000 की। डेप्रीशिएशन की एंट्री याद रख लेना, इसकी एंट्री होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट। जैसे मशीन पे अगर डेप्रीशिएशन लग रहा है तो डेप टू मशीनरी, बिल्डिंग पे लग रहा है तो डेप टू बिल्डिंग, फर्नीचर पे लग रहा है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। जिस पे भी लग रहा है तो उसका नाम हमें डेप्रीशिएशन, क्योंकि खर्चा होता है, डेप्रीशिएशन एक खर्चा होता है, इसलिए जनरल एंट्री में डेबिट करते हैं। और असेट्स को क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि डेप्रीशिएशन लगने से असेट्स की वैल्यू डाउन होती है, तो असेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो मशीनरी पे लग रहा है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
मशीनरी अकाउंट, ठीक है, कितना लग रहा है 80,000 का 10%, 8,000 आ जाएगा। ये लो जी, एंट्री नंबर 7। ये था हमारी कुछ एडजस्टमेंट एंट्री जिसमें मैंने आपको प्रीपेड, एडवांस, ड्यू, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेप्रीशिएशन, इनकी एंट्रीज कैसे होती है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए जर्नल एंट्री की सबसे लास्ट कैटेगरी करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारी ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री हमारी क्या होती है, जितने भी असेट्स हैं उनको डेबिट करो, टू कैपिटल क्रेडिट करो, टू लायबिलिटी क्रेडिट करो, और ये मैच होगा, ठीक है। इसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री कब की जाती है, साल के शुरू में, यानी 1 अप्रैल पे जो भी असेट्स हैं, जो भी लायबिलिटी है और कैपिटल है, अगर हम उससे एक एंट्री बनाते हैं तो उसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है 1 अप्रैल के दिन आनंद स्टोर में क्या क्या है, कैश दिया हुआ है, असेट्स है, बैंक असेट्स है, स्टॉक असेट्स है, फर्नीचर असेट्स है, डेटर असेट्स है। अब डेटर में क्या है, डेटर में 3 लोग हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं, एक्स है, वाई है, जेड, तो हम डेटर की जगह इनका नाम लिख लेंगे। लायबिलिटी में विकास की लायबिलिटी है, क्रेडिटर में ए और बी की लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर ना लिख के ए और बी की लायबिलिटी लिख लेंगे, और कैपिटल है। तो हमें कहता है इससे एक एंट्री बनाइए, तो मैं विदाउट फॉर्मेट ही एक एंट्री बना दे रहा हूं। चलो फॉर्मेट बना ही दे रहा हूं मैं, ठीक है। हमें ओपनिंग एंट्री बनानी है, तो ओपनिंग एंट्री होती है हमारी 1/4 यानी कि 1 अप्रैल के दिन, ठीक है भाई। सबसे पहले उसने कैश है हमारा, कैश हमारे लिए असेट्स होता है, कैश अकाउंट डेबिट 60,000। देखो जितने भी असेट्स हैं सब आपने डेबिट करने हैं। फिर बैंक है, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। फिर स्टॉक है 1,50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,50,000। स्टॉक के बाद है फर्नीचर 43,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,43,000, ठीक है। अब डेटर में हम ये डेटर ना लिख के इनके नाम लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। कितना कितना है, एक्स का अमाउंट है 35,000, वाई है हमारा 50,000 और जेड है हमारा 60,000, और ये तीनों हमारे कौन है, ये तीनों हमारे डेटर है, क्लियर। फिर आ जाते हैं टू कैपिटल, चेक करो कैपिटल हमारे को दे रखा है, टू कैपिटल आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 3,25,500, टू। अब आ जाएगी सारी लायबिलिटी, लायबिलिटी में चेक करो क्या है, लोन फ्रॉम विकास 60,000, लोन फ्रॉम विकास 60,000। क्रेडिटर है, हमें क्रेडिटर में दे रखा ए और बी, तो हम यहां पे लिख लेंगे 2A और 2B। ये कौन है हमारे क्रेडिटर, ठीक है। कितना कितना है, ए हमारा 22,500 और बी हमारा 30,000, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप बीइंग ओपनिंग एंट्री पास। अब ये एंट्री मैच करनी चाहिए आपको, ये तीनों जोड़ेंगे और ये सारे जोड़ेंगे तो हमारा ये मैच हो जाएगा, और ये हमारी 1 तारीख की एंट्री है 1/4, ठीक है। ये हमने इस तरीके से लिख दिया, तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री। तो जब हमारी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो वो मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर कुछ एंट्री सिंपल होती है, कुछ कंपाउंड एंट्री होती है, कुछ गुड्स रिलेटेड होती है, ठीक है। इस तरह से कुछ फिक्स असेट से रिलेटेड, कुछ बेड डेट रिकवरी की एंट्री होंगी, या फिर बोल सकते हैं कुछ एडजस्टमेंट एंट्री होंगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अगर आप ये सारी कैटेगरी कर लोगे तो आपके बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन है आप इजीली उनको हैंडल कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत करके, ठीक है। तो बच्चों हमारा यहाँ जर्नल एंट्री का चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए मिलता हूं मैं आपको अगली क्लास में।